प्रसारण में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव इस कदर हो गया है कि यह वायरस निहायत जानलेवा, घातक और परेशानी का सबब बन गया है। आप देखें तो दुनिया भर के आंकड़े तकरीबन 3 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या 8 लाख पार कर चुकी है। भारत में भी स्थितियां बेहद खराब होती जा रही हैं, बेहद विकराल हालात होते जा रहे हैं और भारत में 29 लाख से ज्यादा केसेस कोरोना वायरस के अब तक मिल चुके हैं और तकरीबन 55,000 भारतीय मारे जा चुके हैं। और यह वायरस भारत में दिनों दिन मजबूत, ताकतवर, जानलेवा और घातक होता जा रहा है। ये इस कदर घातक है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी ने स्थिति को बहुत ही खराब कर रखा है। कल की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि 68,500 से ज्यादा नए केसेस भारत में डिटेक्ट हुए हैं। ये बताता है कि नए केसेस मिलने के मामले में हम बेहद आगे हैं। ये स्थिति बहनों भाइयों बहुत ही चिंताजनक है। ये स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। हम अपने लोगों की जान कैसे बचाएं, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। कोरोना किसी को होता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, यहां तक तो चलेगा, लेकिन किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 800, 900, 1,000 लोगों की मौत हो रही है और इस वायरस को लेकर तमाम राज्यों में जिस प्रकार की अगंभीरता बरती जा रही है वो ज्यादा स्तब्धकारी है, वो ज्यादा चिंताजनक है, वो ज्यादा डराती है। वो बताती है कि हमारे पास किसी भी महामारी से निपटने के लिए प्रॉपर मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? क्या मॉडल ऐसा विकसित किया जाए, क्या तरीके ऐसे इजाद किए जाएं ताकि हम कोरोना वायरस की लड़ाई को बहुत बेहतर तरीके से लड़ सकें और अपने भाई बहनों की जान बचा सकें। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ 55,000 लोग ही तो मारे गए हैं, उनसे मैं हमेशा सवाल करता हूं कि यह 55,000 कोई आंकड़ा नहीं है। इसमें से किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी की मां है, किसी का पिता है, किसी की पत्नी है। किसी एक की भी मौत नहीं होनी चाहिए। हमें इस प्रकार का बंदोबस्त करना चाहिए। तो पिछले दिनों दिल्ली मॉडल बड़ी चर्चा में आया। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि दिल्ली में एक समय, अब से 1.5 महीने पहले, हालात बहुत खराब हो गए थे। बेड नहीं मिल रही थी, हालात पैनिक हो गए थे, अस्पतालों में लोग मर रहे थे। 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 हजार पॉजिटिव केसेस मिल रहे थे। तब लग रहा था कि दिल्ली कैसे संभलेगा। लेकिन दिल्ली ने बहुत पेशेंस के साथ, वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान, डेटा और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ एक हल निकाला। और आज दिल्ली में अगर पूरे भारत में डबल केसेस 28 दिन में हो रहे हैं तो दिल्ली ने वो आंकड़ा 101 दिन में कर दिया है। उनके यहां पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। तो कारण क्या है कि दिल्ली ने यह चमत्कार कैसे किया? हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। और आज बहुत ही जाने माने भारत के राजनेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरे साथ आज विशेष साक्षात्कार के लिए मौजूद है और मैं उनसे तमाम विषयों पर बात करने जा रहा हूं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल है आपसे अरविंद जी कि जब पूरे देश भर में बहुत पैनिक था, विशेष तौर पर दिल्ली में बहुत पैनिक था, आप देख रहे थे कि अस्पतालों में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, लोगों की मौतें हो रही थी और ये लग रहा था कि दिल्ली में हालात बेकाबू हैं, पर आपने कैसे स्थिति को संभाला और क्या आपने तरीके अपनाए जिसकी वजह से आज दिल्ली में हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं? ब्रजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल पे मुझे जनता से बात करने का मौका दिया। जून के पहले हफ्ते में लॉकडाउन जैसे ही खुला था, 1 जून से लॉकडाउन खुला था, जून के पहले हफ्ते में दिल्ली में स्थितियां थोड़ी गड़बड़ा गई थी। उस वक्त फिर हमने पूरे एक कोरोना पेशेंट की जो साइकिल होती है, उस साइकिल को पूरा समझने की कोशिश की। 2 तरह के कोरोना पेशेंट्स हैं, एक वो जिनको माइल्ड सिम्टम है और एक वो जिनको सीरियस सिम्टम है। जिनको सीरियस सिम्टम है उनको अस्पताल जाना पड़ता है और जिनको माइल्ड सिम्टम है उनके लिए हम लोगों ने घर में ही इलाज कराने की व्यवस्था की। तो इस पूरे, मान लीजिए आपको कोरोना हो गया, सबसे पहले आपको टेस्टिंग की जरूरत है, फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, फिर आपको अस्पताल में बेड की जरूरत है, फिर हो सकता है आपको आईसीयू बेड की जरूरत पड़े। इस पूरे सिस्टम में जहां जहां कमियां नजर आई हम लोगों को, हमने उन कमियों को दूर किया। उन कमियों को दूर करने के लिए जिस जिसका साथ लेने की जरूरत पड़ी, हमने उन सभी का साथ लिया, साथ मांगा। किसी के पैर पकड़ने पड़े, पैर पकड़े,
अपने सारे राजनीतिक डिफरेंसेस अलग करके हमने केंद्र सरकार से भी साथ लिया, सारी संस्थाओं से भी साथ लिया, धार्मिक संस्थाएं साथ आई, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं साथ आई, सभी पार्टियों का साथ लिया जी। और उसके बाद आज 2 महीने के बाद दिल्ली के हालात आज काफी काबू में हैं। जब आज हम 100 लोगों का अगर टेस्ट कराते हैं तो दिल्ली में 5 या 6 लोग बीमार निकलते हैं, जबकि जून के महीने में 35 लोग बीमार निकलते थे अगर हम 100 लोगों का टेस्ट कराते थे। जून के महीने में डेली 100 से ज्यादा डेथ हो रही थी, आज 10 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन आपका बिल्कुल सही है कहना, एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक हॉस्पिटल का ऑडिट करवाया, खुद एक रिपोर्ट पढ़ी है, हर अस्पताल के अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया हम लोगों ने। तो इस तरह से सबको साथ लेके अपनी कमियों को दूर करके जिन जिन लोगों ने हमारी कमियां निकाली उनका हमने स्वागत किया और उन कमियों को हमने दूर किया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक जोखिम भरा फैसला आपने अरविंद जी लिया था, और ये फैसला दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों ने लिया था, न्यूयॉर्क के मेयर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। होम आइसोलेशन ये एक बहुत ही डेंजरस डिसीजन भी हो सकता था, आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता था और इस महामारी को बहुत ही व्यापक रूप भी प्रदान कर सकता था। लेकिन मैंने देखा कि आपने बहुत साहसिक तरीके से होम आइसोलेशन का फैसला किया कि सब लोग पैनिक ना करें, सबको अस्पताल की जरूरत नहीं है। जबकि देश में उस वक्त लोग कह रहे थे कोई पॉजिटिव होता था वो सीधे अस्पताल भागता था। तो आपको एक क्षण के लिए डर नहीं लगा, आपके मन में शंका नहीं आई कि अगर आप होम आइसोलेशन की पद्धति पे जाते हैं और ये महामारी कोई बहुत व्यापक रूप ले लेती है तब? आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमने जब पूरे दुनिया के देशों को और बाकी जगहों को स्टडी किया तो जैसे इटली का उदाहरण लें, फ्रांस का उदाहरण लें, वहां से इस किस्म की खबरें आ रही थी कि लोग सड़कों पे, मरीज सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं, अस्पताल में उनको बेड नहीं मिल रहे, सीरियस मरीज सड़कों पे है। तो जब हमने स्टडी किया पता चला कि जो भी मरीज है, कोरोना अगर हो गया तो उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, कोरोना हो गया तो उसको अस्पताल ले जा रहे हैं। तो जो माइल्ड पेशेंट हैं, एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, जिनको कोई खास लक्षण नहीं है, उन लोगों ने सारे बेड भर दिए और ये महामारी है, इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं कि बेड कम पड़ जाएंगे। तब हमने निर्णय लिया कि घर के अंदर उन लोगों का इलाज होना चाहिए जो कि एसिम्टोमेटिक हैं, जो कि जैसे ब्रजेश जी आपको याद होगा बचपन में सुना करते थे माता हो गई, घर में किसी को माता हो जाती थी, अब वो भी फैलने वाली बीमारी थी। तो मेरे को याद है मम्मी घर में एक कमरे के अंदर उसका इलाज करवाया करते थे, उसी के कमरे में उसको खाना दे देते थे। तो घर के अंदर होम आइसोलेशन काफी अच्छा, पूरा परिवार उसका अच्छे से ख्याल रखता है, उसको अलग से ट्रीटमेंट देता है। हमने ये किया कि अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे, हमने ये नहीं कहा भाई तुमको माइल्ड वो है तो हम तुमको अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रहे हैं। जितने लोग होम आइसोलेशन में थे हमने सरकारी डॉक्टरों की टीम बनाई, वो डेली सुबह शाम उनको फोन करते थे कि भाई तुम्हारी हालचाल ठीक है, तुम्हारा बट लेकिन अरविंद जी एक बड़ा रिस्क था, ये एक बड़ा रिस्क था, सारे पैरामीटर उनसे पूछते थे, ये नुकसान भी कर सकता था। रिस्क, उनको फोन नंबर दे दिया हमने। इसीलिए 2 चीजें करी हमने, एक तो उनको फोन नंबर दे दिया कि भाई जरा से भी अनइजीनेस हो इस नंबर पे फोन कर देना, आपको अस्पताल ले जाएंगे। और दूसरा उनको ऑक्सीमीटर दे दिया। जितने पेशेंट एक टाइम में हमारे 20-25,000 पेशेंट भी घर पे इलाज हो रहा था, उनके सबके घर पे होम ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया। ऑक्सीमीटर से वो 2-2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन नापता रहता था और उसे अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाते थे। आपको जान के ताज्जुब होगा ब्रजेश जी, 15 जुलाई के बाद से दिल्ली में 1 महीने, 1.25 महीने में एक भी डेथ नहीं हुई है, होम आइसोलेशन में एक भी डेथ नहीं हुई है। मेरा दूसरा आपसे सवाल यह है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे देश भर में वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत ताकतवर तरीके से फैल रहा है, तबाही के हालात ला रहा है। 800, 900, 1000 मौतें होना मतलब उतने परिवारों का उजड़ जाना होता है। हम रोक नहीं पा रहे हैं। भारत में 29 लाख केसेस के ऊपर चले गए हैं। तो ये देश में दिल्ली मॉडल आप दूसरों को सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं? आप प्राइम मिनिस्टर के साथ 4-5 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आए हैं, आप बाकी मुख्यमंत्रियों को अपने इस मॉडल के बारे में सजेस्ट क्यों नहीं करते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति, इस डेटा के आधार पर ये पद्धति हमने अपनाई, दिल्ली को लाभ हुआ, आप लोग भी करें,
आज हालात देखें देश के, मैं देख रहा था डेटा, 68,500 नए केसेस मिले हैं, तकरीबन 900 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बात अरविंद जी चिंताजनक है। आप दिल्ली के ही मुख्यमंत्री नहीं, देश के नेता हैं, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश को बताएं। ये मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर कोई भी हमसे किसी भी तरह की मदद मांगेगा, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा अपना ये मानना है कि हर राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। सारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। जबरदस्ती जानबूझ के मेरा कहीं भी हस्तक्षेप करना सही नहीं है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी तरह की मदद मांगेगा, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आज रोज देश भर में 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग 800-900 हजार के करीब मौत हो रही हैं। इससे मुझे भी काफी चिंता है, और ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये कोरोना धीरे धीरे अगर गांव-गांव में फैल गया तो आप देख सकते हैं कि 70 साल में सबसे बड़ी भूल हमारे देश ने यह की कि हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को, डिस्पेंसरी को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को, इन चीजों को स्ट्रेंथन नहीं किया। आज अगर ये गांव-गांव के अंदर फैल गया तो हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, पता नहीं कितनी मौत हो जाएंगी। तो सबसे जरूरी इस टाइम आपने शुरू में जो बोला वो है, अगर आपको कोरोना हो जाए और आपको ठीक हो जाए तो ठीक है, मौत नहीं होनी चाहिए, एक भी जिंदगी जानी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अपने लिए जी। तो मैं 2-3 चीजें आपके चैनल के जरिए सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा फैल जाता है तो चाहे जितने मर्जी हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल कम पड़ जाएंगे। दिल्ली ने होम आइसोलेशन का मॉडल दिया है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि कई राज्य सरकारें कागजों में होम आइसोलेशन कर दिया, लेकिन इफेक्टिव तरीके से होम आइसोलेशन नहीं किया। होम आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप होम आइसोलेशन करते हैं, कई राज्यों के अंदर क्या है, आप पॉजिटिव हुए आपको पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देते हैं। आप पॉजिटिव हुए आपको पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देते हैं। लोग क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाना चाहते, लोग डरते हैं, तो इसीलिए लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे। और अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा वो आदमी कोरोना लेके घूम रहा है, फैला रहा है कोरोना, और पता नहीं कितने लोगों में फैला देगा। तो सबसे जरूरी है कि हम उसको ये आश्वासन दें कि तेरा घर में इलाज करेंगे, चिंता मत कर। तो लोग खूब टेस्टिंग कराते हैं। दूसरा, अगर घर के अंदर इलाज हो जाए तो उसके बाद आपके हॉस्पिटल के बेड कम ऑक्यूपाई होते हैं, हॉस्पिटल के बेड खाली हो जाते हैं, वहां सीरियस मरीजों का इलाज हो सकता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि गांव-गांव के अंदर सरकारों को ऑक्सीमीटर पहुंचा देना चाहिए। पंचायत के अंदर 10-12 ऑक्सीमीटर रख दें, हर पंचायत के अंदर 10-12 ऑक्सीजन का सिलेंडर रख दें। उस गांव के अंदर अगर किसी को भी खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत पंचायत में जाके अपनी चेकिंग करा ले। अगर उसकी ऑक्सीजन कम है तो वो वहीं पे पंचायत में उसको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दे दिया जाए। उससे क्या होगा कि गांव-गांव के अंदर आप कोरोना से डील करने के लिए एक मशीनरी खड़ी कर देंगे। फिर अगर कोई सीरियस मरीज होगा तो एम्बुलेंस बुला के जिला अस्पताल के अंदर उसको शिफ्ट किया जा सकता है। हमको अब अपने गांव-गांव के लेवल पे, कस्बे के लेवल पे अपने को कोरोना से डील करने का अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अस्पतालों की पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा कमी है। एक मेरा एक सवाल है, आपने कोरोना से कैसे लड़ा, उस पर जीत भी हासिल की, एक प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक टीम 11 है जो कोरोना वायरस के नियंत्रण में लगी हुई है। आपके पास भी कोई टीम 11 है क्या, कुछ इस तरह की? नहीं, मैं टीम 11 नहीं थी। अलग अलग लोगों से मैं अलग अलग किस्म की एक्सपर्ट एडवाइस भी लेता था। और फिर जैसा मैंने कहा कि हमने पूरे सिस्टम को स्टडी किया, पता चला कि एम्बुलेंस की कमियां हैं, हमने नई एम्बुलेंस हायर की। पता चला कि एम्बुलेंस जब अस्पताल जाती है, अस्पताल के बाहर उसको 3 घंटे रोक दिया जाता है जी। हमने उसको दूर किया, हर अस्पताल के अंदर एक होल्डिंग एरिया बनाया, वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिए कि जैसे ही एम्बुलेंस पहुंचे उसको मरीज को तुरंत उतार के और उसको ऑक्सीजन दो, पहले उसके कागज बाद में बनेंगे। तो पूरे सिस्टम को स्टडी करने के बाद हम लोगों ने जितनी सिस्टम के अंदर कमियां थी उन एक कमियों को हम दूर करते गए। अरविंद जी, मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं कि जो कुछ भी दिल्ली मॉडल है जिसकी हम आप चर्चा कर रहे हैं और जिसके बारे में आप बता रहे हैं, और आपने प्रभावी नियंत्रण स्थापित करके दुनिया में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया, अगर आपके दिल्ली मॉडल कोई नहीं अपनाना चाहता है या कोई नहीं लेना चाहता है, आपको भी ये लगता है कि मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। दिल्ली सरकार की वेबसाइट में ओपनली डाल दीजिए कि दिल्ली का ये मॉडल है,
हमने ये तरीके अपनाए हैं, हमने इस तरीके से ये प्रभावी नियंत्रण किया है। पूरे देश भर के जितने भी कलेक्टर्स हैं, सरकारें हैं, अगर वो चाहें तो इस मॉडल को अपना सकती हैं, और अगर दिल्ली को कोई सलाह मशविरा की जरूरत होगी तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। आपको इसके लिए आगे आना चाहिए। ये कर सकते हैं, ये अच्छा आइडिया है। मैंने अपनी तरफ से तो खूब मीडिया में इंटरव्यू देके और मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन आपका बिल्कुल सही है कि हमने छोटे बड़े जितने कदम उठाए सबको अगर हम लिख के और पब्लिक कर दें तो वो लोग अपने आप पढ़ के उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ। कई बार ये हो सकता है कि राजनीतिक कारणों की वजह से कोई हमारे पास ना आए, हमसे सलाह ना मांगे, लेकिन वो पढ़ने के बाद पढ़ के अपने आप उनको लागू कर सकता है। इसको हम जरूर लागू करेंगे, क्योंकि हमारे आपके लिए देश जरूरी है ना। राजनीति तो होती रहेगी, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन इस देश के लोग रहने चाहिए, देश रहना चाहिए। हमारी आपकी प्राथमिकता ये है। मैं कुछ राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं। कोरोना पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और आज अखबारों में भी मैंने पढ़ा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां तो आपके पास एक ग्राम प्रधान, एक पार्षद तक नहीं है, उसके बावजूद आप 70 सीट पर लड़ने का जोखिम लेने जा रहे हैं पहाड़ में, क्यों? – 2013 में दिल्ली में भी हमारे पास एक पार्षद भी नहीं था, एक ग्राम प्रधान भी नहीं था, हमारे पास कोई नेता नहीं था जब दिल्ली के चुनाव हम लोग लड़े थे। तो अभी पिछले 3-4 महीने में क्या हुआ, दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों के बहुत लोग रहते हैं, और इनमें से कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी आपको उत्तराखंड के चुनाव लड़ने चाहिए। और उत्तराखंड में जैसे आपने दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, नालियां, गलियां ठीक कर दी, ऐसे उत्तराखंड में भी हम चाहते हैं कि विकास हो। तो मैंने उनसे पूछा कि उत्तराखंड में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली के विकास के बारे में पता है? क्या उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें? तो उन्होंने कहा जी दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं और ये अपने गांव आते जाते रहते हैं, और इन लोगों के जरिए उत्तराखंड में बहुत आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है और आम आदमी पार्टी के काम के बारे में फैल गया है। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने बताया उसकी बेटी के 93% नंबर आए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती है दिल्ली में। ब्रजेश जी, पता नहीं आपको पता है यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस बार 98% नतीजे आए हैं। जी पता है मुझे। पूरे भारत के इतिहास में आज तक कभी भी 98% नतीजे सरकारी स्कूलों के नहीं आए जी। तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा विकास उत्तराखंड में, शुक्रिया, उन्होंने कहा कि ऐसा विकास उत्तराखंड में भी होना चाहिए। तो हमने एक सर्वे कराया। सर्वे में उत्तराखंड के लोगों से यही पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ने चाहिए? तो 62% लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने चाहिए। अब मेरा यह कहना है कि चुनाव उम्मीद पे लड़े जाते हैं, संगठन बन जाते हैं, काडर भी बन जाता है, जनता में से नेता भी निकल आते हैं। अगर लोगों को उम्मीद हो कि इस पार्टी को या इस संगठन को वोट देने से हमारा भविष्य है, तो लोग अपने आप वोट मांगते हैं। लेकिन आप उत्तराखंड की राजनीति पर अरविंद जी ने हमारा 2013 का दिल्ली का एक्सपीरियंस यही दिखाता है। आप अगर उत्तराखंड की राजनीति पर नजर डालें तो आप ये मान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद पहाड़ के इस राज्य में या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इन्हीं का कब्जा रहा है। वहां कोई तीसरा रीजनल पार्टी, यहां तक कि पहाड़ की अपनी रीजनल पार्टी उठी और समाप्त हो गई। वहां तीसरे किसी दल के लिए स्पेस नहीं है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। आपके लिए यह फैसला बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका तो चैनल उत्तराखंड में भी चलता है बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी चलता है, इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में चलता है। क्या उत्तराखंड के लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है? नहीं है। आज कांग्रेस उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के अंदर खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। लोगों ने जब आगे बढ़ चढ़ के गोवा में कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने उठा के बीजेपी की सरकार बनवा दी। कर्नाटक में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या बीजेपी की सरकार से लोग खुश हैं?
नहीं है। तो दोनों पार्टियों से उम्मीद नहीं है। और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के काम को लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग काम को जब देख रहे हैं, तो अगर उत्तराखंड के लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी हमें भविष्य दे सकती है, तो ये चुनाव नहीं होगा, ये आंदोलन होगा। ये चुनाव आंदोलन बनेगा। अरविंद जी, लोग पैसा भी देंगे, लोग वोट भी देंगे, लोग अपने नेता खड़े करेंगे और इन्हीं में से नेतृत्व निकलेगा। कांग्रेस के कुछ नेता कल से बहुत नाराज हैं। पहाड़ के नेता, विशेष तौर पर उत्तराखंड के, काफी गुस्से में हैं आपसे। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इसलिए चुनाव लड़ने आ रही है ताकि वो वोटों का बिखराव करे और बीजेपी के लिए रास्ता क्लियर कर दे, और वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में है। कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड के लिए काम करना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करना चाहिए। अगर वो उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करेंगे, अगर वो उनके भविष्य की आशा बनेंगे, तो लोग उन्हें चूज कर लेंगे। अगर हम लोगों के भविष्य की आशा बनेंगे, तो लोग हमें वोट देंगे। चीफ वो हमें गाली देने की बजाय उनको उत्तराखंड के लोगों के लिए काम करना चाहिए। आपका चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट उत्तराखंड में कौन होगा? अभी तो शुरू किया है, अभी तो ऐलान किया है, वो भी आ जाएंगे। जनता निकालेगी, जनता के बीच में से कोई सीएम बनेगा। मेरे को कौन जानता था ब्रजेश जी थोड़े दिन पहले तक जी? इस देश में कौन जानता था कौन केजरीवाल है? पिछले 7-8 साल के अंदर ही लोगों ने प्यार दिया, लोगों ने विश्वास दिया, और लोगों में से मेरे तो दादा, परदादा, बाप दादा कोई कभी राजनीति में आए नहीं। हम लोग तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं जी। तो जनता ही बनाएगी अपने नेता। अच्छा, एक सवाल और है। पुराने नेता लोगों को धोखा देने लगते हैं जी, जब पुरानी पार्टियां लोगों के साथ चोरी करने लगती है, जब पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं पे से लोगों का भरोसा उठ जाता है, तो लोगों के अंदर से नेतृत्व निकलता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मसला ये है कि आप लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं, उस पार्टी से जीत रहे हैं जिसको कोई हरा नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी को आप हरा के लगातार दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं, और सामान्य नहीं, बहुत मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री कि दूसरे के लिए जगह नहीं मिलती है, उनके नेताओं को भागना पड़ता है। तो लेकिन उसके बावजूद इस देश में आपको विपक्ष के नेता के तौर पर मान्यता नहीं है। कांग्रेस ही लार्जेस्ट अपोजिशन है। तो अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजनीति में वो स्थान, वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है। अफसोस होता है आपको इस बात पे? अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अरविंद केजरीवाल रहे ना रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी रहे ना रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। देश इंपॉर्टेंट है, भारत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देश की बात करें, तो आज राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कंप्लीट वैक्यूम है। पक्ष का भी वैक्यूम है, विपक्ष का भी वैक्यूम है। अभी राजस्थान के अंदर आप देखिए क्या हुआ। ब्रजेश जी, चाइना हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हमें धमकियां दे रहा है। चाइना के साथ इतनी टेंशन बनी हुई है, पूरे देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरे देश के अंदर कितने लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, और राजस्थान के अंदर एक पार्टी एमएलए बेच रही है और दूसरी पार्टी एमएलए खरीद रही है। ये इनकी प्राथमिकता है। राजस्थान के अंदर एक पार्टी सरकार तोड़ रही है, दूसरी सरकार बचाने में लगी हुई है। ये इनकी प्राथमिकता है। इस वक्त जबकि देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, केंद्र सरकार का फर्ज बनता था कि सारी पार्टियों को साथ लेके देश का एक साथ कोरोना का मुकाबला करें, एक साथ चाइना का मुकाबला करें, और ये आपस में बैठ के लड़ रहे हैं। तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? देश लोगों को कौन बचाएगा? लोगों को कोरोना से कौन बचाएगा? ये आपस में बैठ के अगर जोड़ तोड़ का काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पक्ष की भी समस्या है, विपक्ष की भी समस्या है जी। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अपना घर एक साथ नहीं रख पा रही है, उनके एमएलए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में केवल बीजेपी बचती है, विपक्ष कुछ है नहीं, तो बीजेपी को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। काम क्यों करें जब ऐसे ही वोट मिल रहे हैं? तो आप इन दिनों एक ट्रेंड देख रहे होंगे, चाहे गोवा देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान में होते होते बचा, विधायक खरीदे और बेचे जा रहे हैं।
ये स्थितियां बड़ी है कि कांग्रेस को आप वोट दें, कांग्रेस का एमएलए बना और कांग्रेस का विधायक भागकर बीजेपी में शामिल हो जा रहा है। अब नैतिकता अनैतिकता ये सब एक अलग विषय हो गया है। लोकतंत्र में मर्यादाओं की मर्यादा कब की नष्ट हो चुकी है। सरकार बनाना ही पहली और अंतिम प्राथमिकता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे मंडी लग गई है एमएलए की, विधायकों की मंडी लगी हुई है, बोली लगाने वाला चाहिए। और लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने तो कांग्रेस को फ्री में वोट दिया और कांग्रेस ने आगे हमारा वोट बेच लिया, एमएलए ने हमारा वोट बेच लिया, तो लोगों के साथ तो धोखा हो गया। मान लीजिए जैसे मध्य प्रदेश के अंदर लोग बीजेपी से नाराज थे, लोग बीजेपी से गुस्सा थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस वाले जाके बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों के साथ तो धोखा हो गया। गोवा के अंदर लोगों के साथ तो 17 एमएलए गोवा के अंदर कांग्रेस के थे और 12 एमएलए बीजेपी के थे और सरकार बीजेपी की बन गई। तो इस तरह से ये तो सही नहीं है। ये वैक्यूम पूरा करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पक्ष और विपक्ष दोनों का वैक्यूम है। दोनों ने देश के लोगों के साथ खुलेआम, दोनों पार्टियां धोखा कर रही हैं, दोनों पार्टियां खुलेआम अनैतिकता कर रही हैं। लोगों के पास चारा नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, 130 करोड़ लोगों का देश है हमारा। भारत देश महान देश है। चिंता मत कीजिए, यही देश आपको विकल्प भी देगा। कौन विकल्प बनेगा आने वाले समय में, यह समय बताएगा। एक बात बहुत साफ साफ पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत साफ साफ जवाब भी देंगे। राष्ट्रीय राजनीति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार हैं? मैंने जैसे आपको बताया ब्रजेश जी, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आज से 7-8 साल पहले तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में चुनाव लड़ूंगा। मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी में करोड़ों रुपए कमा सकता था। वो नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर मैंने काम करना चालू किया। लोगों को मैं राशन दिलाता था, लोगों के राशन चोरी हो जाया करते थे। 10 साल तक दिल्ली की झुग्गियों के अंदर राशन दिलाने का काम किया, राइट टू इंफॉर्मेशन की लड़ाई लड़ी। कभी हमने राजनीति में आने का सोचा ही नहीं था, कभी चुनाव लड़ने का नहीं सोचा था। देश जरूरी है और देश को बचाने के लिए जो भी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, जो भी जिम्मेदारी देश के लोग देंगे, वही जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। देश को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। तो आगे आइए, जनता अगर आपका इंतजार कर रही है, आपके पास नया विकल्प है, नई पॉलिसी है, नया मॉडल है, देश आपके लिए प्रथम है, तो आगे आइए और लार्जेस्ट अपोजिशन का विकल्प बनिए। सिर्फ दिल्ली में बैठकर चुनाव लड़ना और जीतना ही विकल्प नहीं है। अब आप 4 बार ऐसा कर चुके हैं, आपने अपनी क्षमता दिखाई। आप आइए बाहर और बताइए, उत्तर प्रदेश में लड़िए चुनाव, बिहार में, गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में आइए और राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनिए। देखिए, पिछले 5 साल के अंदर सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों ने इस देश को एक नई किस्म की राजनीति दी। 2013 में दिल्ली में 2 सबसे बड़ी पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। इन्हीं का राज चलता था जैसे पूरे देश के अंदर है, और दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग थी। 5 साल तुम चलाओ, लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, फिर 5 साल तुम लूटो, फिर 5 साल हम लूटेंगे। एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। किसी ने सोचा नहीं था कि इसकी, उस टाइम सब सारे पत्रकार कहते थे इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, और दिल्ली के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। पहली बार में ही लोगों ने इनकी सरकार बना दी, आम आदमी पार्टी की। और पिछले 5 साल के अंदर जो काम दिल्ली के अंदर हुआ है, जिस दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है, आज इस काम की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। पूरे देश का एक एक आदमी आम आदमी पार्टी की सरकार की इज्जत करता है, आम आदमी पार्टी से प्यार करता है। हमारी पार्टी में लेकिन संगठन की कमी है। पूरे देश के अंदर अब जा रहे हैं और लोगों को हम कह रहे हैं कि 70 साल से तुमको जानबूझ के गरीब रखा गया, 70 साल से इस देश को जानबूझ के अशिक्षित रखा गया, 70 साल से इस देश को जानबूझ के पिछड़ा रखा गया। अगर 5 साल के अंदर दिल्ली के स्कूल बदल सकते हैं तो 70 साल में देश के स्कूल क्यों नहीं बदले? अगर 5 साल के दिल्ली के अस्पताल बदल सकते हैं तो 70 साल में देश के अस्पताल क्यों नहीं बदले? अगर 5 साल में दिल्ली को 24 घंटे बिजली मिल सकती है और मुफ्त बिजली मिल सकती है
तो बाकी देश को भी मिल सकती है 24 घंटे बिजली। तो ये उम्मीद देश को दे रहे हैं, पूरे देश के अंदर हम घूम रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हो तो सकता है। निराशा से बाहर निकलो और सब लोग इकट्ठे हो जाओ। और ब्रजेश जी, देश को पार्टियां नहीं बदलती, देश को नेता नहीं बदलते, देश की जनता बदलती है। जिस दिन इस देश की जनता खड़ी हो गई, आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारा काम देश की जनता को जागरूक करना है और वो जागरूक कर रहे हैं हम लोग। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप आइए और राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बनिए। मैं जो भी जिम्मेदारी इस देश की जनता हमें देगी, आज से 5 साल पहले दिल्ली की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी, हम जिम्मेदारी से भागे नहीं, हमने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। जो भी जिम्मेदारी देश की जनता हमें देगी, अब उत्तराखंड में हमने सर्वे कराया, 62% लोगों ने कहा कि केजरीवाल जी चुनाव लड़िए। हम चुनाव लड़ रहे हैं। जहां जहां देश की जनता हमें जिम्मेदारी देगी, हमें काम देगी, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 2 और सवाल है मेरे पास आपके लिए। ये बात स्पष्ट हो चुकी है और इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं कि चीन की घुसपैठ भारत में बड़े व्यापक पैमाने पर है और ये मई से चली आ रही है और अब हम अगस्त के लास्ट में हैं। अभी कुछ दिनों के बाद जब सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो उस इलाके में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो सकता और चीन हमारी सीमा के भीतर घुसा हुआ है, हमारी बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा कर रखी है, लेकिन हम उसको जवाब कैसे दे रहे हैं ये कोई नहीं जानता। आपने कभी पूछा, सरकारों से बात की, आम आदमी पार्टी का क्या व्यू है? हमारी 1 इंच जमीन भी दुश्मन के हाथ नहीं जानी चाहिए, हमने ये संकल्प लेना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पूरे देश के अंदर इसको लेके बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि चीन हमारे जमीन पे कब्जा करके बैठा है। हमारे देश ने 20 जवान खोए हैं। ये 20 जवान चीन के साथ 2-2 हाथ करते करते शहीद हो गए। इस वक्त पूरा देश एकजुट होके अपनी सभी पार्टीबाजी और राजनीति से ऊपर उठ के केंद्र सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है और पूरा देश चाहता है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, अपनी जमीन वापस ली जाए। हम किसी भी हालत में, पूरा देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में रहे। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पे उचित कदम उठाए और तुरंत अपनी जमीन को उनसे छुड़ाए, नहीं तो ये जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे उनकी शहादत का अपमान होगा और पूरा देश इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। पर हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार आर्मी को खुला हाथ देगी ताकि आर्मी अपनी जमीन को उनसे छुड़वा सके। पर आपको लगता है कि केंद्र सरकार का रुख चीन के मामले में उतना सख्त नहीं है जितना सख्त वो पाकिस्तान के मामलों में होता है? कुछ ऐप्स को बैन कर दिया गया और बताया गया कि हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। ब्रजेश जी, ये समय नहीं है एक दूसरे की कमियां निकालने का जी। ऐसे वक्त में, जैसा मैंने कहा कि जब चीन हमारे दरवाजे पे खड़ा है, हमें अपनी सारी राजनीतिक डिफरेंसेस साइड में रख के एक देश बनके, फिर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक देश बनके चीन को मुंहतोड़ जवाब देना है और इसके लिए जो भी इफेक्टिव कदम केंद्र सरकार उठाएगी हम उनके साथ हैं। अच्छा, जैसा कदम आपने उत्तराखंड में उठाया, उत्तर प्रदेश को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं? लार्जेस्ट पॉपुलेशन का स्टेट है, पॉलिटिकली मोस्ट पावरफुल स्टेट है, उत्तर प्रदेश से ही देश की राजनीति तय होती है। क्या आपका विजन और प्लान है उत्तर प्रदेश को लेकर? विजन और प्लान जनता तय करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमें कहेगी, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमें जिम्मेदारी देगी, हम जिम्मेदारी जरूर पूरी करेंगे। समय आने पे उत्तर प्रदेश की जनता से भी हम पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की जनता आदेश देगी वो आदेश सर माथे पे। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो राजनीतिक सामाजिक माहौल है अरविंद जी, मैं महसूस कर रहा हूं कि आप संभल कर बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, पर जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है उत्तर प्रदेश का, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, एक मुख्यमंत्री नहीं,
एक पॉलिटिशियन के नाते आप उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक माहौल पर क्या राय रखते हैं? कई सारी समस्याएं हैं, किसी भी राज्य में समस्याएं होती हैं, उत्तर प्रदेश की भी अपनी सारी समस्याएं हैं। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की काफी समस्या इन दिनों में चल रही है, चारों तरफ काफी सुनने में आता है, कई किस्म की घटनाएं सुनने को मिलती है, जब महिलाओं के साथ कई किस्म के दुराचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो अपनी समस्याएं हैं उनकी। लेकिन निर्णय ब्रजेश जी जनता को करना पड़ेगा, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जैसा एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीवन गेट्स अ गवर्नमेंट दैट दे डिजर्व। तो जनता जो निर्णय लेगी वो निर्णय सभी के सर माथे पे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ अपना बहुत कीमती वक्त निकालने के लिए। और मैं आपको जाते जाते फिर वह सलाह याद दिलाना चाहता हूं कि आप पब्लिक डोमेन पे दिल्ली मॉडल जरूर डालिए, ताकि लोगों को पता चल सके, लोग जान सकें कि आपने क्या किया है। और कोई हो सकता है कि कुछ राजनीतिक शर्मिंदगी या कारणों की वजह से, राजनीतिक वजहों से आपका मॉडल ना अपनाना चाहे, मैं कहता हूं पब्लिक डोमेन में डालिए, वेबसाइट पे डालिए। मैं वादा करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के भी कई कलेक्टर्स उसको अपना लेंगे। ठीक है, पक्का डालेंगे, अगले ही कुछ दिनों में डाल देंगे। ऑलराइट अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए अपना बहुत कीमती वक्त आपने निकाला। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक। मुझे लगता है आज अरविंद केजरीवाल से बात करने के बाद कि अब वो दिल्ली से बाहर निकलना चाहते हैं। दिल्ली से बाहर निकलकर वो राष्ट्रीय राजनीति में कुछ प्रभावी और बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल कोई भी कदम ऐसे ही यूं ही नहीं उठाना चाहते हैं, वो इसके लिए बड़ी व्यापक तैयारी करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते हैं, जानकारी रखना चाहते हैं और एक भी कदम बहुत फूक फूक कर रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू के दौरान मैंने उनको कई तरह से एक ही सवाल कई तरीके से पूछने की कोशिश की, लेकिन बहुत संभल कर केजरीवाल ने अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस विशेष प्रसारण को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।